जिसने भी ज़िंदगी में हिकमत हासिल की उसने हमेशा अमन की वकालत की है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी मुल्क के लिए। सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, फॉरेन, इंटरनेशनल और नेशनल भी। जो हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उससे बर वक्त यहाँ पर पैसों को पहुँचाने में तकलीफ हुई। फर्स्ट टाइम मैंने मैच 2018 में खेला। आप कोई भी चीज आइटम दिखा दें, मैं चैलेंज करता हूँ कमिश्नर साहब को। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहेब। आज आपको पता है जुमेरात का रोज़ है और आज का जो ख़ास दिन है वो है जी इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी कि मिलकर साथ रहना अमन के साथ। इस दिन का मकसद जनाब है अमन, यकजहती और हम आहंगी की एक पायदार दुनिया की तामीर के लिए इख्तलाफात और तनों में मुत्तहिद होकर रहना और काम करने की ख्वाहिश को बरकरार रखना। हर एक की ज़िंदगी का निचोड़ अमन से रहना है। जिसने भी ज़िंदगी में हिकमत हासिल की उसने हमेशा अमन की वकालत की है। तो आज का एक ख़ास दिन जिसमें कहते हैं ना कि जो मशरक़ी एक हम लोगों की तहज़ीब रही है कि अक्सर मोहल्लों में भी ऐसा होता था कि सारे जो हमसाए थे, पड़ोसी थे, वो मिलजुल कर साथ रहते थे। किसी के यहाँ खाना नहीं पका तो आपने भिजवा दिया। खुशी गमी सबके साथ एक फैमिली की तरह सब साथ रहते थे। तो उसको ही हमें इनकरेज करना चाहिए और अमन के साथ रहना, मिलकर रहना, यही मुआशरे की तरक्की का राज भी है। तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। महंगाई की तकलीफ झेलती आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए से ज़ायद की कमी। मुश्किल मुआशी हालात में छोटी छोटी खुशियाँ बायस तस्कीन, लेकिन कितनी देर पा है? क्या मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है? ये आज प्रोग्राम में जानेंगे। मीडिया पर शिकायतों के अंबार, लेकिन चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का गलती मानने से ही साफ इनकार। इम्तिहानी मराकज़ के दौरे के बाद तमाम खबरों को अफवाहें और इंतजामात को मिसाली करार दे दिया। हकीकत जानने की कोशिश करेंगे आज। स्क्वाश की दुनिया में पाकिस्तानी बेटियों का बड़ा कारनामा। महविश अली और महानूर अली ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। दोनों बहनों की मुसलसल फतूहात का राज क्या है? महविश महानूर की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। और हज फ्लाइट्स के आगाज के साथ ही प्राइवेट ऑपरेटर्स को मुश्किलात का सामना। मिना और अरफात में जगह की फराहमी मसला बन गया। प्राइवेट ऑपरेटर्स ने वजारत मजहबी उमूर से मदद की अपील कर दी। मामला है क्या, इस पर बात करेंगे आज। ये है जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज की सबसे अच्छी खबर पेट्रोल सस्ता होने की खबर है। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर है ये। पेट्रोल की कीमत में अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। पेट्रोल फ़ी लीटर 15 रुपये 39 पैसे, डीज़ल फ़ी लीटर 7 रुपये 88 पैसे सस्ता हो गया है। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये और कुछ पैसे हो गई है। और क्या ये देर पा रिलीफ है जो को आवाम को मिला? यहाँ पर सिर्फ 15 दिनों के लिए मिला है, उसके बाद फिर वही सिचुएशन होगी। हमें खुरम शहजाद साहब ने ज्वाइन किया, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे शो में। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपके वक्त के लिए। मुझे बताइएगा ये जो अभी एक रिलीफ मिला है क्या ये टेम्परेरी है या फिर ड्यूरेबल रहेगा? कुछ राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, फिर से राब्ता बहाल करते हैं। खुरम शहजाद साहब से जानेंगे कि जो अभी रिलीफ मिला है क्या ये आर्जी है या फिर कुछ वक्त के लिए अवाम को मिलता रहेगा? सब डिपेंड करता है आलमी मंडी में तेल की कीमतों पर और IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ है उस पर। तो उस पर इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमें ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं ताकि फिर हम खुश हों, वरना इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है अगर ये 15 दिनों का रिलीफ है। लेकिन वही बात है कि छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो कि हमारे एक रूटीन लाइफ मैटर्स में एक ताज़ा हवा का झोंका होती हैं, तो हम एकदम मुस्कुराते थे अच्छा सस्ता हो गया पेट्रोल। इस वक्त खुरम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब। जी वालेकुम सलाम। खुरम साहब ये जो रिलीफ हमें मिला है, पेट्रोल जो सस्ता हुआ है 15 रुपये, मैं यही बात कर रही हूँ कि टेम्परेरी रिलीफ है या फिर ये कुछ वक्त तक रहेगा? क्या कहते हैं आप? जी देखिए, नेशनल मार्केट के साथ होता है और अभी इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं
वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा उसकी नीचे आई हैं, थोड़ी सॉफ्ट हुई हैं, और उसी का एक नतीजा है कि लोकल मार्केट में भी आपको पेट्रोल और डीजल जो है वो सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के साथ है तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना कि ये जो है ऐसे ही रहेगा या ऊपर नहीं जाएगा, तो ये तो अब नॉर्मल चीज़ है। इसको हमें, मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई इतना हमें सोच विचार करनी चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल मार्केट है। और हाँ, ये अच्छी बात है स्टेबल है, तो जो एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ता था पहले, वो अब नहीं है। कि पहले अगर तेल की कीमत बढ़ती थी और साथ में जो है रुपए भी गिर जाता था, तो उसका डबल इम्पैक्ट आता था, और एक आम आदमी पे उसका जो पेट्रोल की प्राइस का इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा आता था। अब ये कि स्टेबल है पाकिस्तानी रुपी और डॉलर के अगेंस्ट। और वैसे खुर्रम साहब, दरमियान में हमने ये सिचुएशन भी देखी कि पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें आलमी मंडी में कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में उस तरीके से कम नहीं हुई, वो रिलीफ नहीं मिला। हम ये डिस्कस भी करते रहे कि वो समरात अवाम को नहीं मिल रहे। उसमें पेट्रोलियम लेवी को भी काफ़ी डिस्कस किया जाता रहा है कि जी ये एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ पेट्रोल सस्ता नहीं हो पा रहा। तो अब के ऐसा क्या हुआ है कि अवाम तक रिलीफ पहुँचा है? मैंने ये बताया ना कि जो पेट्रोलियम लेवी थी पहले, वो जो है बढ़ाई गई थी, और वो अब मेरे ख्याल में एक जगह पर आके जो है वो स्टेबल हो गई है और कुछ 60 रुपए के अराउंड है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ अच्छी है कि अब नए टैक्सेस जो है वो इसमें नहीं ऐड हुए अभी तक, और अभी तक जो सेल्स टैक्स है बाय द वे वो नहीं है। और सेल्स टैक्स अगर हम 18% लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये IMF कहता भी है कि आप सारे टैक्सेस, स्टैंडर्ड टैक्सेस ज़रूर रखें, ताकि जो है हर प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड टैक्स एटलीस्ट ज़रूर दे। तो वो इसमें अभी नहीं है, यानी कि डीजल में भी नहीं है और पेट्रोल में भी जो सेल्स टैक्स है वो नहीं है। अगर वो होता है 30 रुपए का इम्पैक्ट तकरीबन पड़ सकता है मजीद। लेकिन अच्छी बात है कि अभी तक प्राइसेस नीचे आई हैं, स्टेबल से महंगाई में कमी होनी चाहिए, और इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी अल्लाह करे कि खुर्रम साहब जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो भी किराए करें कम, और ओवरऑल हमें कुछ महंगाई में कमी नजर आई। अच्छा, मुझे बताइएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना जुड़ी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि अभी फिर कुछ बातें इस तरह की हो रही हैं कि जी ये इलेक्शंस जो हैं इनको मुस्तरद किया जाए, नए सिरे से इलेक्शन हो, फिर आगे बजट आएगा, इतनी महंगाई हो जाएगी कि कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोग सड़कों पर निकलेंगे। तो अभी ये जो हल्का हमें रिलीफ नज़र आ रहा है, क्या ये रहेगा या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसको ख़राब करेगी? देखिए, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है यही सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी इकोनॉमी की। अगर पॉलिटिकली जो है मसले नहीं होते और स्टेबिलिटी रहती है, तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो कंसिस्टेंट होती है। फिर उसके अंदर जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसे ये आइडिया होता है कि जी पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम अपनी पॉलिसी बना सकते हैं और पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इन्वेस्टर भी देखता है, सरमायाकार भी, और कोई भी इकोनॉमी का स्टेक होल्डर होता है, वो ये देखता है कि जी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो इस कंट्री में जो है इन्वेस्ट किया जाए, इस कंट्री में सरमायाकारी की जाए, ताकि जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है चीज़ें बहुत जल्दी चेंज नहीं होती। लेकिन इसके बरक्स जब भी जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, खासकर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम रहा है, तो उसका एक नतीजा ये हुआ है कि इकोनॉमिक जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है वो नहीं रही, इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं रही, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले रहे। और वही आज जो है उसका जो हम कमियारा भुगत रहे हैं वो यही है कि आज आपकी इकोनॉमी जो है वो उतनी स्टेबल नहीं रही जितनी जो है किसी जमाने में हुआ करती थी। बिल्कुल सही कहा आपने कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी मुल्क के लिए, उसकी कंटिन्यूटी के लिए। इस सिचुएशन में चूंकि हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अभी बिरानी सदर का भी दौरा जो कि अभी वो होके गए हैं, तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि हम सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं खरीदते, तो मजीद आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। जो कि इंडिया की एग्जांपल दी गई कि देखें वो लेता है और वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, अभी आलमी मंडी में कीमत कम हुई है तो हमें ये थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हम इस तरह के डिसीजंस क्यों नहीं ले पा रहे? देखिए, बात ये कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है, और हमने इंटरनली अपने आप को बहुत वीक किया हुआ है। इंडिया जो है इंटरनली इतना वीक नहीं है, और मैशर उसकी थोड़ी काफ़ी बेहतर है हमसे, और उसने इन्वेस्ट किया, अपने लोगों में इन्वेस्ट किया है, ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है, और जिसकी वजह से और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है। आपके पास जो है ये 2-3 चीज़ें इस तरह से नहीं जो है होती आई जिस तरह से होना चाहिए था। तो आपके पास जो वो एक डिसीजन मेकिंग होती है जिसके अंदर आप ये करते हैं कि कोई दुनिया कुछ भी कहे, आपने अपनी सॉवरेनिटी की बात करनी है। अब सॉवरेनिटी के अलावा भी आपने अपनी इंटरेस्ट की बात करनी है।
तो मेरे ख्याल में हम क्योंकि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंटरनली जो है वो वीक रहे हैं, इस वजह से हमारे ऊपर वो जो प्रेशर होता है ग्लोबल जो है प्लेयर्स का, वेस्टर्न जो है प्लेयर्स का, यूएस का या IMF का या दूसरे जो है यूएस एलाइड जो है कंट्रीज का, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रहा है। तो हमने अगर इंटरनली अपने आप को बेहतर किया, इंटरनली अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो स्टेबलाइज किया और अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, तो ये सब काम आप कर सकते हैं क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो हमने जरूर इस चीज की कि अपने घर को हम पहले ठीक करें। बिल्कुल, आपने मजा फरमाया। बिल्कुल। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी चूंकि आफ्टर एवरी 15 डेज हमारी ये जो प्राइसेस हैं पेट्रोल की, ये चेंज होता है, इसको दोबारा रिव्यू किया जाता है। आगे 15 ही दिन बाकी हैं, आगे जून में फिर बजट भी आने वाला है, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले बजट से? देखिए, बजट तो मुझे लगता है कि मोरलेस सेम होता है हर साल, बट इस साल शायद हो सकता है कि जो नॉन टैक्स के अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं, यानी कि जिन पर टैक्स कम है या तो या नहीं है, उन पर टैक्स लगने की जो है वो उम्मीद है। और जो फॉर्मल सेक्टर है जिसमें सैलरी क्लास प्लस इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं जो फॉर्मल हैं, जो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, इन पे शायद बहुत ज़्यादा टैक्स ऐड ना हो, होपफुली ऐसा ही हो। तो अगर टैक्सेस जो है जैसे रिटेल सेक्टर है, होलसेल है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, प्रोफेशनल्स है, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे जो है वो टैक्सेस उस तरह से नहीं है, वो इकोनॉमी टैक्स नहीं है, उस पर टैक्सेस जो है वो थोड़े बहुत भी लगे और इस तरह से सैलरी क्लास का फॉर्मल जो सेक्टर है वो कम से कम टैक्स दे या उनका टैक्स कम हो जाए। तो एक बैलेंसिंग एक्ट ये होना चाहिए। उसके साथ साथ खर्चों में रिलेटिवली कमी होनी चाहिए। ये दो काम होते हैं तो आपके यहाँ पे रिलीफ भी होगा और इन्वेस्टमेंट भी होगी, ग्रोथ भी आएगी। ये नहीं होता तो डेफिनेटली हमारे फिर हालात इस तरह से बेहतर नहीं होंगे जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपनी राय से हमें आगाह किया है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये रिलीफ मिला है और हमारे इस वक्त नुमाइंदगान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद से मलिक सईद अवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लाहौर से अफजाल अब्बासी हमारे साथ हैं जो लोगों के तासुरात से हमें आगाह करेंगे। तो पहले लाहौर चलते हैं। अफजाल, बताइएगा लाहौर के बासी कितना खुश है, पेट्रोल 15 रुपये कम हुआ है? जी बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये की कमी की गई है। इस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद पेट्रोल पंप पर मौजूद कुछ सार्फिन से बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, कमी की है, मज़ीद गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, मज़ीद भी कमी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये जो कमी की है ना, ये बहुत अच्छी। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनकी राय आपने जानी। उनका कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में जो कमी की है ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और मज़ीद जो अशिया की कीमतें हैं उनमें भी कमी की बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी, आपने हमें यहाँ के लोगों की जो खुशी है उसके बारे में बताया। अब इस्लामाबाद चलते हैं। मलिक सईद, बताइएगा इस्लामाबाद की बासी क्या कहते हैं, कितना खुश हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जाने से आवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये और 39 पैसे तक की कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये और 39 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये और 88 पैसे की कमी की गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये और 10 पैसे जबकि डीजल की नई कीमत 274 रुपये और 8 पैसे हो गई है। आइए आवाम से जानते हैं कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर क्या कहते हैं। सर, पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये और 39 पैसे तक की कमी की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है कि जो उसने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी हैं, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि किरायों में कमी करे और बाकी जो मामलात है, बाकी जो चीज़ें हैं उनमें भी सब्सिडी दे, कीमतें कम करे ताकि आवाम के पास रिलीफ मिल जाए। ठीक है, गवर्नमेंट की शुक्रगुजार है कि उन्होंने पेट्रोल का कीमत कम की है। लिहाजा हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम के लिए जो है वो रिलीफ दे, बाकी चीज़ों में भी कम करें, चीज़ भी कम करें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आवाम का यही कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी कर दी है, ताहम किरायों में और बाकी अशिया की कीमतों में भी कमी की जाए ताकि महंगाई कम हो सके, हमारे लिए कोई रहना आसान हो। शुक्रिया मलिक सईद अवान। बिल्कुल, आवाम की अब यही एक्सपेक्टेशन है कि बाकी चीज़ों में भी कमी की जाए और ख़ास तौर पर जब पेट्रोल सस्ता होता है तो किराए भी कम होने चाहिए, सब्जियां फल भी सस्ते होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। बातें जनाब एक और मुद्दे की तरफ जो कि मैट्रिक के इम्तिहानात के हवाले से, बड़ा मुझे हैरानगी है
खबर पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के हवाले से है, जो कि कराची में इम्तिहानात से पहले पर्चा आउट हो जाने की इतलात और मैट्रिक बोर्ड के खिलाफ होने वाले मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर रहे हैं। उनके मुताबिक ना कोई असर रसूख इस्तेमाल करके इम्तिहानी मराकज़ पर काबिज़ हो रहा है और ना ही इस बात में कोई सदाकत है कि अंदरूनी मिली भगत से पर्चा आउट होता है। दूसरी जानिब कराची के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। अहम इंकशाफात ये सामने आए हैं कि जानबूझकर कराची के बच्चों के जो नताइज हैं उनको मुतनाज़ बनाने की मुहिम जारी है और इसके नतीजे में हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। चारों अतराफ से मनफी प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। कहीं इम्तिहान से पहले पर्चा आउट होने की खबरें, कहीं इम्तिहानी मराकज़ में असर रसूख इस्तेमाल करने की इतलात। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर शरफ अली शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहानात जारी हैं, मगर सोशल मीडिया पर इम्तिहानात के हवाले से बहुत सी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें नाक़िस इंतज़ामात हैं, फ़र्नीचर नहीं है, बिजली बंद है, कई मसाइल हैं। क्या वाकई तलबा और तालिबात ज़मीन पर बैठ कर इम्तिहानात देने पर मजबूर हैं? जनाब, ये जो है फ़र्श पे बैठ के इम्तिहान देने की जो है इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जिसमें कराची और मज़ाफ़ात के तकरीबन 4 लाख बच्चे इम्तिहान देते हैं और उसमें 557 एग्ज़ाम मराकज़ बनाए गए हैं। अगर 557 मराकज़ में से कोई 2-3 एक दिन में रिपोर्ट होते हैं तो उसको जो है वो एक नाक़िस कारकर्दगी नहीं कहा जाएगा। हम बहरहाल जहाँ पे भी इशू होता है या हमारी जो है सरप्राइज टीम्स, हमारी विजिलेंस टीम्स जो है निशानदेही करती हैं या जो है वो मुतल्लिका हुकाम निशानदेही करते हैं या मीडिया के थ्रू निशानदेही होती है, तो हम बर वक्त इक़दाम करते हैं और वहाँ पर जो है वो मसाला का हल किया जाता है। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है तो बिजली के लिए हमने कई को शुरू से बहुत ख़त लिखे, फिर कमिश्नर साहब ने भी जो है गवर्नमेंट सतह पर, सेक्रेटरी साहब ने, कमिश्नर साहब ने भी उनको जो है इस बात पे रिक्वेस्ट की कि बरहा इन सेंटर्स में जो है वो इन इलाकों में बिजली न जाए, और कई वाले हमसे राब्ते में भी रहते हैं और उसके बाद काफ़ी जो है उनके जो है प्रोग्राम में शेड्यूल में बेहतरी भी आई है। लेकिन अभी तक जो है कुछ रियासत ऐसे हैं जहाँ पर बिजली का तातुल रहता है, उसमें मैं जान नहीं सकता कि पता नहीं उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या क्या चीज़ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं वो भी, और हमारी भी बारह कोशिश है, उनसे इल्तिजा होती है कि बड़ा मेहरबानी बच्चों के 2 इम्तिहान न लिए जाएँ। एक जो इम्तिहान वो दे रहे हैं और दूसरा उन्हें सब्र का इम्तिहान, तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। तो बहरहाल उसमें मेरे रिपोर्ट ये मिली है सेंटर से कि उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। अच्छा, बात गुज़श्ता दिनों आपने भी इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया, तो वो कौन कौन से स्कूल्स थे और आपने इम्तिहानी मराकज़ में कैसा माहौल पाया? मैंने काफ़ी, मुझे याद नहीं, बहुत सारे सेंटर्स को मैं डेली विज़िट करता हूँ डेली की बुनियाद पर। कोई तो सेंटर जो है वो बहुत बड़े अच्छे सेंटर होते हैं और कोई सेंटर जो है ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है बड़ी मिसमैनेजमेंट होती है। हमारे पास ये अलमिया ये है कि 80% स्कूल जो हैं वो हमारे पास प्राइवेट हैं, क्योंकि ज़्यादातर आबादी कराची की जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, जबकि 20% स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं। जहाँ पर हमने बेदाबियाँ पाई वहाँ पर हमने इमीडिएट अहकामात जो है जारी किए, वहाँ के सेंटर सुपरडेंट को मुअत्तल किया, वहाँ पे एक्सटर्नल जो है लगाए, अगर एक एक्सटर्नल है तो एक एक्सटर्नल हमने जो है बढ़ा दिया। उस तरीके के इक़दाम जो किए गए हैं। और मेरे साथ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान जब DCs हैं वो भी बहुत मुतहरिक हैं, डायरेक्टर स्कूल्स हैं वो भी मुतहरिक हैं, जहाँ जहाँ बेदाबिगी पाई जाती है जहाँ। ठीक है। अब मैं बिल्कुल इसमें बड़ी हैरान हूँ कि सिचुएशन इस तरह की है कि प्रोपेगेंडा तो भरपूर चल रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इम्तिहानात मुलतवी करके दोबारा मुकम्मल तैयारी से करवाने का मुतालबा भी कर दिया, तो क्या स्कूल्स में गुंजाइश से ज़्यादा बच्चों के इम्तिहान देने के हवाले से आपको भी कोई दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं? मुझे कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। मैंने भी एक मीडिया इंटरव्यू में प्राइवेट एसोसिएशन वाले एक ही पता है आपको, तो 50 के करीब एसोसिएशन थे, उसमें एक एसोसिएशन का बंदा कोई जो है वो ऑब्जेक्शन करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कराची की डिमांड है। तो अगर कोई हो या ये इशू हुआ होगा तो कराची के 5, 10, 8 सेंटर्स में ये इशू है, तो इससे ये मुतालबा हरगिज़ जायज़ नहीं है कि वो दोबारा इम्तिहान ले जाएँ। ये बड़ी ड्रिल होती है जिसमें 4 लाख बच्चे अपेयर होते हैं और जिसमें 557 सेंटर्स को जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है
और जो हज़ारों की तादाद में लोग इसमें ड्यूटी करते हैं, तो दोबारा ड्रिल करना। अच्छा, नका ने बच्चों के मुस्तकबिल को सर दाव पर लगाया हुआ है। जब भी इम्तिहान होता है नकल माफिया पहले ही पर्चा सोशल मीडिया पर आउट करवा देती है, तो आखिर इसके खिलाफ मैट्रिक बोर्ड क्यों कुछ नहीं कर रहा? कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं? ये बड़ा अलमिया है। आजकल जो है खास जब तक ये व्हाट्सएप का दौर है और जो है वो इंटरनेट का दौर है, इसमें जो है ये पेपर आउट होता है, ये कभी भी बोर्ड की कस्टडी में नहीं होता। जो दूर और मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ में बोर्ड इंतज़ामिया 40 से 50 मिनट पहले पेपर पहुँचाती है। जो हमारे बोर्ड ऑफिस के करीब हैं वहाँ 20 से 25 मिनट पेपर पहले पहुँचाया जाता है, ताकि सेंट्रल सुपरिटेंडेंट उनको खोले और जितने क्लासरूम्स उन्होंने बनाए हैं, हॉल बनाए हैं एग्ज़ाम के लिए, चाहे किसी क्लास में 30 होंगे, किसी में 40 होंगे, किसी में 25 होंगे, तो काउंट करके पेपर देता है। और फिर इन्विजिलेटर साहब की ड्यूटी होती है कि वो पेपर ले जाए और वहाँ पर इम्तिहान शुरू करे। लेकिन हम जो है 40 वो टाइम जो बताते हैं जो है मुबैना तौर पर कि जो पेपर आउट होता है वो कहते हैं कि जो है अगर पेपर 9:30 बजे शुरू हुआ है तो ये कहते हैं 9:07 पे हुआ है। ये जो है वो 10-15 मिनट 9:09 पे हुआ है, 9:20 पे हुआ है। तो तमाम टाइम जो होता है वो टाइम होता है जिसमें हम पेपर सेंटर में जो है वो दे चुके होते हैं और हमारे बरसात से निकल चुका होता है। और वहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले जो असातिज़ा होते हैं, अगर वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी से अंजाम दें, चाहे इन्विजिलेटर हैं, चाहे सुपरिटेंडेंट है, चाहे हेडमास्टर है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, वो खुदा को हाज़िर नाज़िर जाने, बच्चों पर रहम करें, अपनी ईमानदारी से जो है वो जो है ड्यूटी दे। तो उसी दौरान अगर कोई एक शॉट निकाल कर जो है बाहर निकाल देता है, ये मंजूर साजिश के तहत हो रहा है। जो शॉट निकाल कर बाहर जो है निकाल देता है और फिर उसको वायरल किया जाता है, तो उसके लिए भी जो है हमने 12 लिखा हुआ है, जो है FIA को भी लिखा है और साइबर क्राइम को भी लिखा है। लेकिन अब तो जो है कमिश्नर साहब की तरफ से भी खत आ गया है उनको कि जो है तमाम तरह इक़दाम जो है किए जाएँ ताकि कोई जैमर्स लगाए जाएँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं खिलाफ ये साजिश हो रही है। इम्तिहानी मराकज़ में सर ये बिजली बंदिश की शिकायत भी मौसूल हुई हैं कि इलेक्ट्रिक के साथ आप लोग यकीनन राब्ते में होंगे, तो अब इस मसले का कोई हल निकल चुका है? ये क्यों ये बिजली बंद कर दी जाती है? बड़ी शिकायत है इस हवाले से। ये मैं अभी बात बता चुका हूँ कि अब जो काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है, क्योंकि वो अब हमारे राब्ते में हैं, हम उनसे राब्ते में हैं और उनको गवर्नमेंट की सतह पर कमिश्नर साहब की सतह, सेक्रेटरी साहब की सतह पर भी उनसे कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है और हमने भी उनसे कॉन्ट्रैक्ट रखा है। वो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि हम बारह कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो है वो जो है लाइट की जो है फराहमी मुतअत्तिल है। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं पे हो रहा है तो मुझे यकीन है कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा तभी कोई होगा, या उनका कोई सिस्टम में कोई पेचीदगी होगी, खराबी होगी तभी। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रवां साल इम्तिहानी मराकज़ में कई दफ़ा 144 के निफाज की खुला खिलाफ वर्जी हो रही है, तो कई इम्तिहानी मराकज़ में सियासी जमात के रहनुमा टीचर पर तशद्दुद के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। तो बतौर चेयरमैन आखिर कोताही कहाँ हो रही है और इसका सदेबाब कैसे किया जा सकता है, आप क्या सोच रहे हैं? ये सेक्शन 144 इम्पोज करना जो है वो सोली 100% गवर्नमेंट का काम होता है और गवर्नमेंट ने खुद इम्पोज किया है, हमने नहीं इम्पोज किया। तो उसकी जो है वो उनकी सेंटिटी बरकरार रखना, उनको जो है वो अप्लाई करना, वो गवर्नमेंट काम है। तो गवर्नमेंट अब बहुत मुतहरिक है, तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं, वो सेंटर्स पे विज़िट कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान विज़िट कर रहे हैं, सेंटर्स को जो है वो देख रहे हैं। वहाँ पे जो भी इस किस्म की कोताही एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे मॉब जमा है, जहाँ पे जो है इररिलेवेंट बंदे वहाँ पे आ गए हैं, उन सबको जो है वो पकड़ रहे हैं और अभी जेल में भी लोगों को कल परसों से डालना शुरू कर दिया है। चलें जी, अच्छी बात है अगर आप इस सब रहे हैं और चीज़ें आपकी नज़र में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरफ अली शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने इस हवाले से हमें बताया है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। कल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। अब बात करेंगे हमारी बच्चियों की, जो कि कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। पाकिस्तान की बेटियां
महाविश अली और महानूर अली ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ स्क्वाश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में जारी चैंपियनशिप में महाविश और महानूर ने सबको हैरान कर दिया है और मुस्तकिल फतूहात का सिलसिला जारी रखा है। बिलाखिर गोल्ड मेडल्स की हकदार करार पाई आज ये दोनों हमारी मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम महाविश और महानूर, कैसी हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। हम बिल्कुल ठीक है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा क्योंकि सीनियर टूर्नामेंट था और जीतने के बाद जब सीनियर से आप जीते हो तो एक अलग ही खुशी होती है और मानूर का अंडर 15 था। मानूर बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी है और इंशाल्लाह इस तरह आगे भी अच्छी कोई है। अच्छा, मैंने भी आप लोगों की पिक्चर्स देखी हैं इस चैंपियनशिप के बाद, ज़ाहिर जब ट्रॉफी वो आपने पकड़ी हुई है और कोई खातून आपके साथ है, वो कौन है? वो मेरी मम्मा है। असल में जो फाइनल हुआ था वो था जो ट्रॉफीज हमें मिल रही थी उस टाइम मदर्स डे था। तो मम्मा को हमने सुबह से कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं दिया था, तो हमने जब ट्रॉफीज ली तो हम सीधा कोर्ट से निकले, हमने अपनी मम्मा को दोनों ट्रॉफीज दे दी, तो हमने उन्हें विश किया हैप्पी मदर्स डे। मम्मा के खुशी के आंसू भी आ गए थे और वो बहुत ज्यादा खुश थी। तो वही मम्मा कहती है मेरे बेस्ट गिफ्ट है जो आप लोगों ने दिया। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि आपकी मम्मा का सबसे बेस्ट मदर्स डे गुजरा होगा जब आपने उनको ट्रॉफी दी और आप दोनों इतनी खुशी से उनको मिल रही हैं, प्यार कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं आपके फादर से, भाई से तो मिल चुकी थी, मुझे कुछ शुबा था कि शायद आपकी मम्मा है, तो मैंने इसलिए स्पेशली आपसे पूछा है। तो मानूर, कैसा इवेंट कैसा था, कैसे आप ऑर्गेनाइज किया गया था और कैसा लगा आपको इस इवेंट में ज़ाहिर परफॉर्म करके? बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी इसके लिए और बाहर से इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे, उनकी गेम देखने को मिली, वो जैसे खेलते हैं और एक बड़ा की गेम बिल्कुल चेंज थी। क्योंकि हम लोग जूनियर खेलते तो जूनियर से फिर सीनियर की बहुत अच्छी गेम होती है, तो उनकी गेम देख के हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अपनी जीत की खुशी भी अलग थी, तो बहुत अच्छा लगा। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि जिस तरह ये इवेंट हुआ है, आपके साथ फाइनलिस्ट कौन था और मुकाबला ज़ाहिर है कैसा रहा? टफ था या फिर आपको शुरू में ही फील हो गया था कि भाई कर लेंगे? माविश, आप बताइए। मुझे यही लगा था कि मेरा फर्स्ट गेम था, तो मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह खेलूंगी, मुझे पॉइंट्स चाहिए थे इस टूर्नामेंट के, तो मैंने यही सोच के मैं गई कि इंशाल्लाह मैं जीत कर आऊंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी और इस उम्मीद से गई थी कि फाइनल की ट्रॉफी मेरी है। तो फर्स्ट राउंड इजी था मेरे लिए, फिर क्वार्टर मेरा थोड़ा टफ आया था सना बहादुर के साथ, जिसका 3-1 हुआ, मैं जीत गई। सेमीफाइनल मेरा कराची की लड़की के साथ था और फिर फाइनल मेरा रोशना महबूब के साथ था, वो भी 3-1 हुआ और बहुत क्लोज मुकाबला, वो बहुत अच्छी फाइट हुई हमारी। तो ये था कि मैं यही जज्बे से गई थी कि मैं जीत कर आऊंगी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीत कर आई। जबरदस्त। मेरा यही सवाल मानूर आपसे भी है। मेरी भी बहुत अच्छी फाइट हुई क्योंकि मैं अंडर 15 सैरिश अंडर 15 नंबर 1 तो एक बार सैरिश नहीं आई थी, तो मैं मतलब ज्यादातर मैं सैरिश फाइनल खेलते हैं, तो मैं पहला मैच भी अच्छा था बहुत, फिर क्वार्टर फाइनल अच्छा था, मेरा सेमी भी अच्छा था, बहुत अच्छी फाइट्स हुई। लेकिन क्योंकि हमने ज्यादा ट्रेनिंग की थी और हमारी गेम लेवल थोड़ा अच्छा है, तो उसकी वजह से हम लोग जीत गए, लेकिन फाइट बहुत अच्छी हुई। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा माविश, जो हमारे यहाँ जिस तरीके से सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं स्क्वाश के प्लेयर्स के लिए, जैसे कोर्ट्स बने हुए हैं, क्या ख्याल है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करते हैं या फिर कभी मुकाबला ज़ाहिर है आप लोगों का तो होता रहता है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, क्या इस वजह से कभी आप लोगों को ये फील हुआ है कि नहीं हम इस वजह से कुछ पीछे हैं या हमारी तैयारी वैसे नहीं है या हम उस लेवल से इनको मीट नहीं कर रहे? कभी ऐसा हुआ है माविश? एक्चुअली हमारे जो कोर्ट्स और फैसिलिटीज है चले वो थोड़े बेहतर है, इतने भी बुरे नहीं है, अच्छे हैं। खासकर जहाँ मैच हुआ वहाँ का ग्लास कोर्ट और बाकी कोर्ट्स वो बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थे, तो उसमें खेलने में बहुत अच्छा लगा, मजा आया खेलते हुए।
और ये है कि आगे जो मैं कहती हूँ कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हम में यही डिफरेंस है कि वो लोग उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, वो लोग ज्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं और हम नहीं खेल पाते ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड लैक ऑफ फाइनेंस इशूज। तो मैं कहती हूँ कि इसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। बाकी हमारी गेम और उनकी गेम सेम ही है, मेहनत भी उनसे ज्यादा करते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं होती प्लेयर को, इसलिए जो है तो वो लोग फिर आगे नहीं जा पाते। जैसे बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स का एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, हर चीज उनकी बहुत अच्छी है, इसलिए। क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा मानूर, आपके भी कुछ इसी तरह के व्यूज हैं या फिर आप कुछ डिफरेंट सोचती हैं? मेरा भी यही सेम है कि वो लोग भी कि उनको बहुत ज़्यादा डाइट की भी फैसिलिटीज़ हैं, उनको हर चीज़ का गाइड दिया जाता है, ट्रेनिंग शेड्यूल दिया जाता है अलग, बल्कि हमें यहाँ पे हमें बनाना पड़ता है अपना शेड्यूल खुद, लेकिन उनको वहाँ पे क्लब अकेडमी प्रोवाइड किया जाता है अपनी अकेडमी की तरफ से। तो हर प्लेयर को उसका टाइम मिलता है, प्रॉपर ट्रेनिंग का प्रॉपर शेड्यूल होता है, कौन सा टूर्नामेंट खेलना है, कौन सा नहीं खेलना, इस दिन क्या ट्रेनिंग शेड्यूल होगा। तो ये हमारा भी, हम उन्हीं कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम भी इनसे बेहतर करने की कोशिश। चलें, अच्छा अब नेक्स्ट जो आप लोगों का इवेंट है वो कौन सा आ रहा है, किसकी प्रिपरेशन चल रही है? माविश आप बताइए पहले। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह हम 25 मई को जाएंगे सिंगापुर जूनियर ओपन खेलने के लिए सिंगापुर। तो उसके लिए हमारे लिए दुआएं करें और हम अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे। हमारा ड्रॉ लिस्ट सब कुछ आ गया है, तो इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट मैच स्टार्ट होगा 27 से हमारा फर्स्ट मैच स्टार्ट होगा सिंगापुर में। आफ्टर दैट फिर हम मलेशिया जाएंगे पेनांग जूनियर ओपन खेलने के लिए। तो दोनों मुकाबले असल में बहुत ज्यादा टफ है क्योंकि ये एशिया में है और एशिया के सारे प्लेयर्स मैं कहती हूँ कि टॉप 10 टॉप 20 में है एशिया रैंकिंग में, तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो इंशाल्लाह उनके साथ अब टफ फाइट करेंगे और अपना बेस्ट देंगे, जितनी हमने ट्रेनिंग की हम फुल 100% लगा देंगे। मानूर आप क्या कहती हैं? हमारा भी मतलब यही सेम है क्योंकि मलेशियंस और सिंगापुर के प्लेयर और फिर हांगकांग के बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, वही सारे टॉप 10 में हैं, तो फिर उनसे हमारी फाइट होगी। तो अब उम्मीद है और हम लोग ट्रेनिंग भी की है, तो इंशाल्लाह हम लोग फिर से जीत के आएंगे इंशाल्लाह। और इसके लिए ट्रेनिंग चल रही है हमारी और बस फिर रिजल्ट आएंगे। अच्छा माविश, आप क्या सोचती हैं? मैं तो कहती हूँ जितना हो सके इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान आना चाहिए। ज़ाहिर है फिर आप लोगों की ग्रूमिंग भी होती है जब आप लोगों को उनके साथ खेलने का मौका मिलता है और मुल्क का नाम ज़ाहिर है वो अलग रोशन भी होता है, फिर मेज़बानी का मौका भी मिलता है। एक्चुअली जो इस बार टूर्नामेंट था इसीलिए हवाले से बात है कि इस बार जो टूर्नामेंट हुआ तो मैं कहती हूँ इसमें बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे और उनके साथ मिलकर उनसे बातें करके उनसे सीखा है हमने बहुत कुछ। और मैं कहती हूँ इसी तरह के टूर्नामेंट्स और होने चाहिए क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो प्लेयर्स हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पता नहीं है, तो वो वहीं पर रह जाते हैं, वो लोग और मेहनत नहीं करते। अगर इसी तरह के नेशनल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में हो रहे जैसे एशियन जूनियर इस बार पाकिस्तान में, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है और मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में एशियन जूनियर हो रहा है। तो इस तरह जो हमारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे जो खेलते हैं उनको भी एक्सपोजर मिलेगा कि इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन सा है प्लेयर्स का, तो वो लोग उस लिहाज से ट्रेनिंग करेंगे, मेहनत करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान इस तरह के टूर्नामेंट्स करवाए। मैं कहती हूँ वुमेन्स का भी करवाए, मेंस का तो करवाए, वुमेन्स का भी करवाए इंशाल्लाह। और इसी तरह पाकिस्तान के प्लेयर्स भी जो उसमें परफॉर्म करेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। जबरदस्त। अच्छा मानूर, मैं ये सोच रही हूँ कि बैक टू बैक जिस तरीके से आप लोग जा रहे हो, अभी आप बता रहे हो कि आगे मलेशिया भी, सिंगापुर भी, और इस तरह आप लोगों के इवेंट्स आगे बैक टू बैक आ रहे हैं, तो स्टडीज़ आप लोगों की डिस्टर्ब नहीं होती या फिर घर से मदर या फादर मतलब वो ज़ाहिर है आप लोगों का आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं ये कहते कि भाई अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो या ये वाला इवेंट छोड़ दो, कुछ घर पे भी टाइम गुजारो, कुछ घर में भी रहो? क्या सोचते हैं इस बारे में घर वाले? इस बारे में मम्मा पापा दोनों बहुत परेशान है क्योंकि हमारे एग्जाम्स भी चल रहे हैं बीच में, तो फिर और आगे हमारा पूरा साल जो है तो बहुत बिजी है, सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, फॉरेन इंटरनेशनल और नेशनल भी, तो उसी के लिए हम लोग अब देख रहे हैं कि हम लोग क्या करें क्योंकि हम लोग घर में पढ़ते हैं तो इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब एग्जाम्स या टेस्ट या इस तरह कुछ आ जाता है फिर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं। बैठने की बात हम खुद पापा को कहते हैं कि हम घर में थोड़ा बैठ जाते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, इस तरह से तो हम हफ्ते में 1-2 दिन निकाल लेते हैं, हम घूमने चलते हैं कहीं पर या इस तरह आउटिंग कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो आप लोग कहाँ जब घूमने जाते हो तो कोशिश करते हो कि शहर में ही रहो या फिर
आउट ऑफ टाउन आप लोग घूमने जाते हो, किस तरह खुद को फ्रेश करते हो आप लोग? हम मैं कहती हूँ हाँ, नेचर वाइज है, मतलब हम कहते हैं कि इस तरह कोई सराउंडिंग में जहाँ ट्रीज या नेचर ज्यादा अच्छा हो और जहाँ पर हम थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर सके, तो इस तरह हम पार्क वगैरह चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ हम बैठकर फैमिली हम गैदरिंग करते हैं, थोड़ी गपशप लग जाती है। और क्योंकि ज्यादातर हम मम्मा पापा के साथ आपको खैर वैसे नेक्स्ट मंथ ईद भी आ रही है, तो ज़ाहिर ईद पर तो वैसे ही बड़ी गेट टुगेदर्स होते हैं और सब मिलके बैठते हैं। अच्छा, अब माविश मुझे ये बताओ कि अभी जो नेक्स्ट इवेंट्स आ रहे हैं जिनमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए तैयारी कैसे कर रहे हो? डाइट का ख्याल भी रखा जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी, प्रैक्टिस, सभी कुछ चल रहा है? एक्चुअली जब टूर्नामेंट्स बहुत नजदीक आ जाते तो हम उससे 10 डेज पहले या 2 वीक्स और हम ट्रेनिंग वगैरह जो टफ ट्रेनिंग होती है या फिजिकल फिटनेस होती है हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ओवरलोड हो जाती है। तो आपको वो लोड कम करने के लिए वो ट्रेनिंग छोड़नी होती है और बहुत इजी लेवल पे आ जाना चाहिए। तो हम ज्यादातर मैचेस खेलते हैं, मैं सर के साथ जो है सिर्फ प्रैक्टिस करती हूँ, सिर्फ शॉर्ट की प्रैक्टिस करती हूँ और ज्यादातर हम मैचेस ही खेलते ताकि चले जी, जबरदस्त। मानूर और माविश, ऑल द बेस्ट, आप दोनों ऐसे ही खेलती रहें। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान से अब तक हज ऑपरेशन के तहत 63 प्रवाजों के जरिए 15,819 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक आज़मीन कराम को 10 हाजी कैंपों से हिफाजती वैक्सीन लगाने का अमल आखिरी हज परवाज तक जारी रहेगा और आज़मीन हज की सहूलत और रहनुमाई के लिए मक्का और मदीना मुनव्वरा में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। मगर जहां मुल्क से हज मुक़द्दस के लिए लोगों के जाने का सिलसिला जारी है, वहीं पाकिस्तान हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेर्स ने मिना और अरफात में मतलूबा वज़न में जगह ना मिलने की शिकायत की है, क्योंकि प्राइवेट हज पर जाने वाले आज़मीन के मुताबिक उन्होंने पैसे पूरे दिए हैं, जबकि जगह की अदम दस्तियाबी के सिलसिले में हुकूमत से मदद की अपील की है, क्योंकि अगर दूसरे मुल्क के खैमों में भी जगह ना दी गई तो मनासिक हज की अदायगी में मज़ीद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी सूरत हाल पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के सदर हैं और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेर्स के साबिक चेयरमैन हैं मोहम्मद नदीम शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नदीम साहब, थोड़ा सा मुझे बताइएगा ये क्या मामला पेश आया है, ये क्यों इस दफ़ा पहले से ये चीज़ें सारी जो हैं वो नहीं ऑर्गेनाइज थी उस तरह? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपको, आपने मुझे ज्वाइन किया है इसमें मेरे इस मामले के अंदर जो हुज्जाज का मामला है उसको उजागर करने के लिए। असल में बात यह है कि यहाँ पर लाजमी सी बात है, हर मुल्क अपने मामलात के लिए कोई ना कोई नई पॉलिसीज़ को लाता है और ये पॉलिसीज़ लाजमी सी बात है उस मुल्क के मफादात और उसको कंट्रोल करने के लिए होती हैं। ये तब्दीलियाँ होती जा रही हैं, हर साल होती जा रही हैं और जो कि बेशक हुज्जाज की बेहतरी के लिए भी होंगी और ममलिकत सऊदी अरबिया इसको अपने यहाँ पर इसको कंट्रोल करना, बेहतर इंतजामात को करना के लिए सारी चीज़ें कर रही होंगी। लेकिन क्योंकि हमारा मुल्क एक ऐसे मामलात से दो चार है कि हमारे यहाँ जो मामलात सही तौर पर पहुंचे नहीं और जिसमें यहाँ की पॉलिसीज़ को मैं समझता हूँ कि सही तौर पर उजागर नहीं किया गया, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो माली मामलात हैं, जो हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, उसने बर वक्त यहाँ पर पैसों को यहाँ पर पहुँचाने में तकलीफ हुई। हमारे बैंकिंग निज़ाम के ज़रिए जो पैसे यहाँ पर, जो दूसरे ममालिक के पैसे एक एक दिन में आते हैं, यहाँ पर जल्द अज जल्द भी 8 से 10 दिन में आते हैं और उसके बाद जो हमने ये रिम्बर्स करने होते हैं मुख्तलिफ उसके अंदर भी वक्त दरकार होता है। तो नदीम साहब, ये कोई पहली दफा तो नहीं है कि ये निज़ाम आप पहली दफा हुआ हो कि जनाब पैसे देर से आते हैं और ये हर्डल्स इस किस्म की हर साल होता है और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि जगह नहीं मिल रही और वजारत मजहबी अमूर से रब्ता किया जा रहा है कि कोई मदद की जाए। ऐसा इस बार क्यों हुआ? नहीं, पिछले साल में और इस साल में भी ये इस चीज में भी फर्क है
पैसों के निजाम के बारे में भी मैं कहूंगा, जो पिछले साल जो है ना 2 दिन या 3 दिन में पहुंचते थे, आज वो जल्द जल्द कर भी 8 से 10 दिन में पहुंचते हैं। फिर हमारे यहाँ बुकिंग का सिलसिला जो है, अकाउंट्स खोलने का सिलसिला जो है, वो रमजान से चंद दिन पहले शुरू हुआ। और रमजान का सीजन आपको पता है कि भी लोग हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है निकलते ही रमजान के बाद जो हज करने के लिए और अपना हज का प्रोग्राम जो है ना बनाते हैं। और ये पिछले साल से ये बैंकिंग का निजाम जो पाकिस्तान से राइज किया गया है उसके अंदर फर्क है। पिछले साल 2 दिन में पैसे अगर यहाँ पर पहुंच जाते थे, इस वक्त जल्द भी 8 दिन कम से कम लगते हैं। अभी आपकी वजारत मजहबी अमूर से बात हुई है, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, वजारत मजहबी अमूर ये सिलसिला, क्योंकि वो ये अकाउंट खोलने में सारी चीजों में परमिशन उन्हीं से दरकार होती है, उन्हीं के परमिशन के ऊपर जो है यहाँ पर हमारे अकाउंट खुलते हैं। पहले पाकिस्तान में खुलते हैं, उसके बाद जो है ना हमारे लिंक अकाउंट यहाँ पर खुलते हैं जिसमें हम पैसे भेजते हैं। और उसमें अच्छा, बड़ा अफसोस इस बात पे है कि लोग ज़ाहिर है अपने इस वीज़े की अदायगी के लिए जाएं और फिर उन्हें इतनी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, पैसे भी पूरे दें और फिर वहाँ पर सहूलियात का फुकदान और उनको परेशानी का सामना करना पड़े। ये बड़ी अजीब सी बात है। जी नदीम साहब बताइएगा, वजारत मजहबी अमूर क्या कह रहा है अब? देखिए, वजारत मजहबी अमूर, हमारा वजारत मजहबी अमूर तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो या तो बेबस है या कुछ कर नहीं सक रहा, क्योंकि उनके अपने जो है वो हुज्जाज कराम जो हैं वो उनको भी जो है ना सहूलियात दे रहे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम में आ रहे होते हैं। इस वक्त भी अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे, हमारी हुकूमत चाहे, तो उसके पास वो प्लॉट्स भी मौजूद हैं जो उन्होंने अपनी हुज्जाज के लिए, जो कि डी कैटेगरी के अंदर सहूलत होती है, और वो रखते हैं। देखिए, यहाँ पहले समझने की जरूरत है कि मसला कहाँ पर है। मसला ये है कि मीना जो है जोन में तकसीम किया गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, ये 5 जोन है। अब इसमें देखिए हर किस्म का, ये अल्लाह का मेहमान है, ये अल्लाह का मेहमान जो होता है वो वीआईपी है, चाहे वो जोन डी का हो, जोन 5 का हो, चाहे वो लाखों रुपए वाले पैकेज का हो या चंद लाख के पैकेज का हो। अल्लाह का मेहमान सबके लिए काबिल इज्जत है और वो वीआईपी है। मैं कहता हूं कि वो अल्लाह का मेहमान है, इसलिए काबिल कदर है। लेकिन लाजमी सी बात है कि जो लोग पैसे ज्यादा देकर पैकेज बुक कर रहे होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे मकातिब जमरात से करीब मिले। दूसरा जोन 2 है, जोन 3 है, 4 है, 5 है। ये इस तरह जमरात से जो है, इस मसले का हल क्या है? अगर वजारत मजहबी अमूर इस वक्त बेबस है तो अब करना क्या है? देखिए, वजारत मजहबी अमूर बेबस तो मैं नहीं कह सकता। देखिए, यहाँ की हुकूमत 100% मैं ये कहता हूं कि भरपूर साथ देने को तैयार है, लेकिन इसको फोरम पर सही तरीके से उठाने की जरूरत है। हमारी हुकूमत को उठाने की जरूरत है। जनाब हमारे वजीर साहब चौधरी सालिक साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं कल से, तो मैं इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मसले को वो उजागर करें और उनके सामने पेश करें। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजर या कोई हाजी इस तरीके से वजारत के साथ बात नहीं कर सकता। ये वजारत से वजारत की बात होती है कि जो जोन डी है या फिर जो हमारी हुकूमत के पास जगह एक मुख्तस है, उधर इनको शिफ्ट किया जा सकता है ताकि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। इसके अलावा अगर वहाँ बात करेंगे तो वहाँ पर सऊदी जो हुकाम है वो भी इस मसले का हल निकाल सकते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात पर पहुंची है कि एक तो हुकूमत पाकिस्तान जो अपने पास, उसके पास जगह है, उसके अंदर इनको शिफ्ट कर सकती है, और दूसरा वो वजारत, यहाँ की वजारत जो कि मैं फिर कहता हूं बहुत कोऑपरेटिव है, ऐसा नहीं है कि कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन यहाँ आप देखिए कि एक 1.5 महीने से बाद ऑर्गेनाइजर्स बैठे हैं। ये समझने से कासिर हूं कि अगर आपने वजारत मजहबी अमूर से राब्ता किया और वो ये कर सकते हैं तो वो क्यों आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या को तसल्ली बख्श जवाब क्यों नहीं दे रहा है आपको? देखिए, हमारे वजारत के साथ जो है ना, हमारी जो इस वक्त एसोसिएशन की जो बॉडी है, जो नुमाइंदगान है, वो उनसे जो है ना बातचीत में रहे हैं, मुस्तकिल रहे हैं। कुछ मसाइल का हल भी हुआ, कुछ मसाइल का हल नहीं हुआ। अब तक पूरा 100% हल नहीं हो सका जिस बहरान में फंसे हुए हैं। सही।
अच्छा, और उसके लिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, कुछ मसाइल का हल निकल गया, कुछ मसाइल का हल अभी बाकी है। एक बात मुझे और बताएगा कि ये मसला खड़ा किस तरह हुआ, बुनियादी तौर पर उसकी वजह आप क्या समझते हैं? पैसे पहुंचना, देर से पहुंचना, ठीक है, लेकिन इन सब ने पैसे दिए हैं और इन सब की बुकिंग थी, उसके बावजूद वहां जाके ने जगह ना मिलना, इसकी वजह क्या है? देखिए, असल में बुकिंग करना और उसके बाद जगह का लेना, होटलों का बुक कराना, ये 2-3 मराहिल हैं अलहदा अलहदा। हमारे यहाँ से जिस वक्त ये नई सऊदी अरब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, लाजमी बात है कि ये कोई अच्छाई के लिए और अच्छे काम के लिए उन्होंने की। अगर वो पॉलिसी सही तौर पर हमारे जो जिन तक कन्वे हुई, वो वहां पर बताते और फिर बर वक्त अकाउंट खोले जाते, बर वक्त बुकिंग की इजाजत दी जाती, हाजियों को बुक करने की, जिस तरह के गवर्नमेंट ने भी किया। 3 माह 4 माह पहले से उन्होंने बुकिंग शुरू की और यहाँ पर हमें जो है तकरीबन रमजान से कुछ दिन पहले से बुकिंग की इजाजत मिलना शुरू हुई, तकरीबन 1 माह पहले। जी, हमने और फिर अकाउंट का सही फर्ज अदा करते हुए इस मसले को हाईलाइट कर दिया और बाब इख्तियार पे डिपेंड करता है कि वो इस मसले को जितना जल्दी हो सके या किस तरह वो इसको हल करते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम शरीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया इसको उजागर करने के लिए। अल्लाह करे कि अब जल्दी इस मसले का हल निकले ताकि हमारे हाज वो पुरसुकून तरीके से अपने जो इस फरीज़े की अदायगी कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। एक बार फिर से कुछ खेल की बात हो जाए, जापान हो या चाइना, टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जो कि ओलंपिक्स और नेशनल गेम्स में काफ़ी मकबूल है, मगर पाकिस्तान में आज भी इस खेल के खिलाड़ी हुकूमत की तरफ अपनी नज़रें मरकूज़ किए हुए हैं कि उन्हें भी क्रिकेट समेत दीगर खेलों की तरह सपोर्ट मिले, उन्हें भी हुकूमती वज़ाइफ और दीगर लवाजमात मिलें ताकि वो भी आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकें। टेबल टेनिस खेल के हवाले से मज़ीद हम बात करने से पहले मैं आपको बता दें कि इस वक्त अलिशबा अमजद जो कि अंडर 16 की प्लेयर है, नेशनल लेवल पर टेबल टेनिस के मुकाबलों में दर्जनों गोल्ड और सिल्वर मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में इंटर डिवीज़न कंपटीशन में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया, यानी बग़ैर कोचिंग के, हुकूमती सपोर्ट के बगैर टेबल टेनिस के मैदान में खुद से ही तैयारी और फिर गोल्ड मेडल लाना यकीनन हमारी बच्चियों में बेपनाह टैलेंट की निशानदेही करता है, जिसको मज़ीद निखारने की ज़रूरत है। तो इस वक्त हमें अलिशबा ज्वाइन भी कर चुकी हैं, नेशनल चैम्पियन है, उनको हम वेलकम करेंगे शो में। अलिशबा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। अलिशबा, टेबल टेनिस गेम्स की अगर बात की जाए तो हाल ही में आपने माशाल्लाह से एक मुकाबला जीता भी है, क्या सोचती हैं आप इस गेम को लेकर? पाकिस्तान में कैसे इंतजामात हैं, कितनी तवज्जो दी जाती है इस गेम को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलिशबा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद माशाल्लाह कामयाबी पर, जीतने पर। मुझे ये बताइएगा कि कैसा महसूस कर रही हैं? माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ इंटर प्रोविजन चैंपियन होने के बाद। ये मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत मैच था जो मैंने खेला और माशाल्लाह से मुल्तान में हमने विन किया। मुझे बहुत मजा आया और काफी एक्साइटमेंट हुई। सही। अच्छा, अब अलिशबा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जैसे इस खेल को तवज्जो दी जा रही है या फिर ये बिल्कुल अदम तवज्जो ही कहेंगे हम, क्या होना क्या चाहिए? आप क्या कहेंगे इस हवाले से, सोच क्या रखती हैं आप? मेरी सोच ये है कि अगर प्लेटफॉर्म दिए जाएं बच्चों को, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दी जाएं तो वो किसी भी लेवल पे खेल सकती हैं। और हमारे मुल्क में इस वक्त जो है वो वसाइल थोड़े कम है स्पोर्ट के। मेरा ताल्लुक एक छोटी सी रावलपिंडी की छोटी सी तहसील से है, गुजरहान से, तो यहाँ पे ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना यहाँ पे रनिंग ट्रैक नहीं है और बाकी सहूलियात नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई किसी भी स्टूडेंट में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा अलिशबा, आप किस तरह इस खेल की तरफ आई? क्या आपके घर में और भी कोई टेबल टेनिस खेलता है? कुछ अपने बारे में बताइए। मैं 7th क्लास में हाई स्कूल, गवर्नमेंट एमसीकल्स हाई स्कूल से पढ़ी। 7th क्लास में वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे कोचेस काफ़ी रूम वहाँ पे प्रॉपर था, वहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जाती थी, कोचेस बहुत अच्छा खेलते थे, तो उनको देखकर मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई। तो उनको देखकर फिर मुझे इस गेम का शौक बढ़ा और मेरे फादर को भी बहुत शौक है कि स्पोर्ट्स का,
तो इस वजह से फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट लिया और फर्स्ट टाइम मैंने मैच 2018 में खेला अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स चैंपियनशिप और उसमें विनर हुई। तो अभी घर में बस आप ही खेल रहे हो या फिर आपका कोई बहन भाई भी है जो कि टेबल टेनिस खेलता है या पेरेंट्स में से कोई? नहीं, मेरी सिस्टर्स जो हैं वो टेबल टेनिस में भी हैं, वो एथलीट्स भी हैं और दोनों स्पोर्ट्स साथ साथ कर रही हैं। तो किस तरह मैनेज करते हो आप? स्टडीज भी साथ चल रही हैं, साथ में खेल भी रही हो आप, प्रॉब्लम तो नहीं होता? हम मैनेज इस तरह करते हैं कि स्टडीज भी साथ। एफएससी के बाद मैंने एफएससी किया, विमेंस कॉलेज से मुझे स्कॉलरशिप मिली और उसके बाद एफएससी में ही कोविड आ गया। कोविड के दौरान काफ़ी गेम्स भी डिस्टर्ब हुई, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई। देन उसके बाद हमने जो है वो महदूद वसाइल हमारे, क्योंकि मेरे फादर एक टेलर हैं तो हम लोग सिस्टर्स हैं, 6 सिस्टर्स हैं, तो हमारे लोग का घर का थोड़ा निज़ाम जो है वो थोड़ा महदूद वसाइल है हमारे। हम लोग आगे शायद मेरी पढ़ाई भी 1 साल इस वजह से मैंने गैप दिया कि मेरे महदूद वसाइल नहीं थे। और देन उसके बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुजरान से स्कॉलरशिप की ऑफर हुई। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप की ऑफर हुई। उसके बाद मंथली 5,000 देने का ऐलान हुआ कि आपको कॉलेज की तरफ से सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोग वहाँ पे तकरीबन एटलीस्ट जुलाई में मैं गई थी, पूरा साल हम लोगों ने वहाँ पे खेला, सब कुछ किया, बट हमें कोई स्कॉलरशिप पढ़ाई में भी एडमिशन नहीं किया हमारा और इसके अलावा हमें यूज़ किया गया प्रॉपरली। तो बड़ा मुझे दुख है इस बात का, ऐसे नहीं होना चाहिए था और आपको स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए थी और आपको वजीफ़ा भी मिलना चाहिए था ताकि आप एटलीस्ट अपने जो स्टडीज़ के एक्सपेंस हैं वो बेयर कर सकें। मुझे ये बताएगा अलिशबा कि अभी जब आपने नेशनल लेवल पर खेला और आप जीती हैं, कामयाब हुई हैं, कोई आपके सपोर्ट के लिए आया? मकामी जो वहाँ पर हुकूमती सरपरस्त हैं उनकी तरफ से या फिर कोई इनामी रकम आपको मिली? क्या बताएंगे इस हवाले से? कैश प्राइस जब हम विनर हुए उसके बाद कैश प्राइस का ऐलान हुआ 25,000 कैश प्राइस, बट अभी तक हमें कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली और प्राइवेट भी कोई नहीं आया। बट मेरे फादर जो हैं वो अभी तक वो उनकी काफ़ी सपोर्ट है हमें, वो स्पोर्ट्स को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं और शायद आज मैं जिस मकाम पे हूँ उनकी वजह से हूँ। अच्छा, बिल्कुल हम देख सकते हैं कि आपके घर में बाकायदा इतने सारे मेडल्स हमें यहाँ पर हैंग हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करती आ रही हैं शुरू से कि मेडल्स बेशुमार आपके पास हैं। तो अलिशबा मैं चाहूँगी कि आप इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करें, जिससे भी करना चाहती हैं, कि आपकी मदद किस तरह की जाए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से और प्राइम मिनिस्टर से अपील करना चाहती हूँ कि काइंडली हमें अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, क्योंकि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं अपने सबकदर्दी के लिए विदाउट पैसों के बगैर खेलने के लिए तैयार हूँ। और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे गुजरान, अगर हमें रैकेट्स वगैरह बॉल्स वगैरह सब कुछ दिया जाए। गुजरान में कोई क्लब नहीं है जहाँ पे प्रैक्टिस की जाए, जिस तहसील से हम बिलोंग करते हैं, सिर्फ कॉलेज में और स्कूल में है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि अगर हमें इस तहसील में प्रॉपरली चीज़ें मुहैया की जाएँ तो मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ और आगे नेशनल लेवल पे खेलूँ और पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। ज़बरदस्त। अलिशबा, मैं आपके सामने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कहूँगी कि वो ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, तो प्लीज़ मरियम साहिबा आप अलिशबा की तरफ भी देखिए, ये इस वक्त मुस्तहिक है और इसके साथ साथ टैलेंट बेशुमार है और ये परफॉर्म भी करती आ रही हैं, आगे भी करेंगी। तो प्लीज़ इनकी दादरसी की जाए, इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, इनकी पढ़ाई के लिए भी है और इस खेल पर तवज्जो के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। अच्छा अलिशबा, मुझे बताइएगा इंटरनेशनली कब आपका इरादा है कि आप जाएं और जाके परफॉर्म करें, उसके लिए तैयारी कैसी है? तैयारी अभी फिलहाल तो हमने इंटर प्रोविंशियल चैंपियन होने के बाद अभी तक तैयारी तो हमारे पास एक्चुअली जो हम एक बहुत महदूद वसाइल है हमारे पास, कुछ जैसे हमारे पास अभी रैकेट्स बॉल्स वगैरह काफ़ी इशू हैं, तो प्रैक्टिस जो है वो अभी रेगुलर नहीं हो रही और यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है गुजरान में कोई क्लब वगैरह जहाँ पे टेबल हो तो हम लोग वहाँ पे जाके प्रॉपर प्रैक्टिस करें। बट मेरा इरादा यही है कि मैं आगे एडमिशन लूँ और आगे यूनी की तरफ से खेल के अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ और आगे बढ़ूँ। अच्छा, तो अलिशबा किस तरह से आप अपना ख्याल रखती हैं? ज़ाहिर है गेम से पहले कैसे तैयारी होती है, प्रैक्टिस कितनी होती है, इस बारे में बताइएगा।
प्रैक्टिस हम लोग रेगुलर इंटर प्रोविंशियल चैंपियनशिप से पहले हम लोग रेगुलर तकरीबन रोज कॉलेज जाते थे। वहाँ पे हम पैदल, यहाँ से 45 मिनट का रास्ता है, हम लोग वहाँ पे पैदल जाते रहे और हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस की। हम तकरीबन 5-6 घंटे रोज रेगुलर प्रैक्टिस की। उसके अलावा फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जिम ज्वाइन की हुई थी और हम लोग ने इस तरह प्रैक्टिस की और उसके बाद जो है वो हमने चैंपियनशिप जीती। तो इस बात पे बहुत खुशी हुई। तो अलिशमा किसको क्रेडिट देंगी पेरेंट्स में से? जाहिर है आप माशाल्लाह आज यहाँ तक पहुँची हैं कि जाहिर है आप हमसे बात कर रही हैं, दुनिया आपकी आवाज़ सुन रही है। पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन नहीं है। क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे मेरी आवाज़ सुनी और इस तरह से मुझे अभी तक जो सपोर्ट मिल रही है अपनी मम्मी की तरफ से, फादर की तरफ से। मेरे फादर को बहुत शौक है, मेरी सिस्टर्स भी एथलीट्स हैं और टेबल टेनिस में भी हैं, बाकी गेम्स में भी। तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो मेरे फादर को जाता है कि जिन्होंने महदूद वसाइल होने के बावजूद, एक टेलर होने के बावजूद हमारी इतनी अच्छी तरबियत की और हमें इस लेवल पे लेके आए। बिल्कुल भाई, आपके जो फादर हैं उनको, उनकी सारी एफर्ट्स को हम भी एक्नॉलेज करते हैं और बिल्कुल मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने एक दर्जी होते हुए, एक टेलर होते हुए अपनी 6 बच्चियों को वो इस तरीके से पाल रहे हैं और एथलीट्स भी हैं उनमें। क्या बात है, जो आगे चलकर मुल्क का नाम भी रोशन कर सकती, इतनी सलाहियत उनमें मौजूद है। तो फाइनली अलिशमा, आप क्या मैसेज देंगी अपनी हम उम्र बच्चियों को, वो इस खेल को क्यों ज्वाइन करें? क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज ये है कि टैलेंट में किसी भी गर्ल में टैलेंट की कमी नहीं है, किसी भी घर में। तो आप निकलें, प्लेटफॉर्म्स पे निकलें बाहर और गेम खेलें ताकि आप अपने वतन का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें और किसी भी चीज़ से दिल बर्दाश्त ना हो बल्कि सारी चीज़ें बर्दाश्त करके आगे बढ़ें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अलिशमा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह खेलती रहें और इंशाल्लाह मरियम नवाज आपसे रब्ता करेंगी, उन्होंने आपकी बात सुन ली होगी और आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर वो करेंगी। बहुत शुक्रिया। अब भी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब आ जाते हैं मसले पर जो कि अवामी मसला है, हम सब का मसला है। हम सब कहते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया तो बिजली महंगी होने जा रही है। बिजली पता नहीं महंगी होगी नहीं होगी, ये भी आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जब पेट्रोल सस्ता होता है तो कुछ सस्ता नहीं होता। सब्जियों की कीमतें वही रहती हैं, दालों की कीमतें वही रहती हैं। प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज़्म यहाँ पे नहीं है। महकमा है लेकिन अता पता नहीं है, लापता है। तो जिसका जो जी चाहता है वो उस नर्ख पे अपना सौदा फ़रोख्त करता है। पेट्रोल सस्ता हो, कुछ भी सस्ता हो, आपने क्यों सस्ता नहीं किया कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है तो जी हमें महंगा करना पड़ता है, ये ज़रूर वो जवाब पेश करते हैं। तो अभी जो सारी सूरत हाल है इसमें हम देख रहे हैं कि मार्च के महीने में कमिश्नर कराची ने अपनी एक रेट लिस्ट जारी की, जिस पर कराची की होलसेल मार्केट के ताजरों ने कमिश्नर कराची के जारी करदा किराना आइटम्स के निर्ख मुस्तरद करते हुए जोड़िया बाज़ार की दुकानों को एहतजाजन बंद कर दिया था। उसके बाद ये मामला रफा दफा हो गया। अब एक बार फिर यही सूरत हाल है कि कमिश्नर जो रेट मुख्तस करता है होल सेलर्स उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और होल सेलर्स जिस रेट पर सामान फ़रोख्त करना चाहते हैं वो उसी रेट पर अपना सामान फ़रोख्त करते हैं। तो ये क्या चल रहा है कि वो मुनाफा भी कमा रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल नज़र आ रहा है। शहरियों ने सादा सा सवाल ये किया है कि इंसानों का मुआशरा है यहाँ पर, यहाँ जंगल का कानून है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं जो कि होल सेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, मुझे ये बताइएगा, कमिश्नर साहब मानते हैं तो आप नहीं मानते, आप मानते हैं तो वो नहीं मानते, बीच में पिस कौन रहा है? हम जैसे लोग। देखें, अभी जो आप बात करेंगी ना, कमिश्नर साहब भी हमारे में सही हैं, अवाम में सही हैं। अब उनको तनकीद भी करना, हमारा तो बोलना बनता है, ये बोल टीवी है, ये बोलना पड़ेगा। सही। तो हम तो ये बोलते हैं कि ये जो लिस्ट जारी की है अभी फ़िलहाल, ये 2.5 नंबर आटे की 93 में होलसेल किया है और 117 रुपये 120 रुपये में फ़ाइन आटा किया है। अब इसके रेट जो हैं अभी 65 रुपये हो चुके हैं गंदम के। अच्छा जी। अब इनको कहा जा रहा है कि ये 80 रुपये में 2.5 नंबर बिकना चाहिए, ताकि ये 13 रुपये और कम। 13 रुपये और कम। अच्छा। ये अभी जारी हुई है, रिसेंटली जारी हुई है। और फाइन आटा 100 रुपये होना चाहिए।
ये मुझे बताएं कि ये 12 रुपये यहाँ फ़र्क आएगा और ये 20 रुपये फ़र्क यहाँ आ जाएगा। मुझे एक बात बताएं, वो अभी जब आटा की कीमत कुछ कम हुई है मार्केट में नज़र आया है, क्योंकि मैं भी आटा ख़रीदती हूँ, आटा सस्ता हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब ने जो रेट लिस्ट दी है आटा इससे भी सस्ता होना चाहिए। बस हम तो ये कहना चाह रहे हैं, आप ये समझ लें कि 10,000 टन की कराची में पिसाई होती है तो इस पे 12 करोड़ रुपए डेली और 15 करोड़ रुपए डेली कमाया जा रहा है फ्लोर मिल मालकान। तो ये होलसेलर्स ने जो एहतजाजन दुकानें बंद की हैं वो मजीद सस्ता ना करने पे की हैं। हाँ, पहले जो हुआ था। मैं तो कहती हूँ फरिश्ता इंसान है ये जो होलसेलर्स बैठे हुए हैं फिर के, मतलब वो इस बात पे दुकानें बंद कर रहे हैं, वरना तो टैक्स लगने पे बंद होती थी दुकानें। ये तो मैं कमिश्नर साहब को यही कह रहा हूँ कि आप 80 रुपये जब 65 रुपये में गंदुम ले रहे हैं तो आप आटा क्यों नहीं बेच सकते 80 रुपये में, और 100 रुपये में चक्की का आटा और फाइन आटा बिक सकता है। अपनी दुकानें आप लोग खुली रखें, आप जाके कमिश्नर साहब के दफ्तर के बाहर बैठे तो मसले का हल कोई निकल सकता है। देखें, ये 15 करोड़ रुपए डेली आप अगर ये 1 महीने लिस्ट जारी रही है तो आप क्या समझ रहे हैं 365 करोड़ रुपए जाया होगा जो पब्लिक की जेब से जाएगा। अब ये रोटी पे जो आवाज़ उठ रही है तो आप ये रोटी पे क्या अमल दरामद करा लेंगे? ये तो करा सकते हैं, कराएंगे। अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब आए थे, वो कह रहे थे मैं कराऊंगा। 3 तंदूर, लाखों तंदूर हैं। कमेटियां बना दी हैं, नहीं बनी। यहाँ कमेटी क्या करेगी? 3.5 करोड़ की आबादी के मोहल्ले में एक 8 दुकान तंदूर की, क्या होगा? मैं तो टीमें जाएंगी ना, विजिट करेंगी जाके, जब शोर मचेगा तो फिर वो भी उस पर अमल करेंगे। आप जब ये सब चीज़ें करने जा रही हैं, आप ये देखें, ये लिस्ट आवेजा है अभी आज कल इशू हुई है, ये होलसेल की दाल चावल सब में। चावलों में 40 रुपये कम हुए हैं, दालों में भी कमी हुई है, लेकिन मुझे बता दें कि रिटेल बेस पे ये रेट बेच सकते हैं, ये मुझे बता दें। अच्छा, रिटेल बेस पे कोई एक आइटम बेच के दिखा दें तो मैं चैलेंज करता हूं उसको। नहीं हो रहा ना ऐसा, मैं चैलेंज करता हूं। ये पूरी आवाम को जो लूटा जा रहा है डायरेक्ट कंज्यूमर हैं। ये कौन सा ये 50 किलो और 100 किलो ले रहे हैं होलसेल वाले? इसके पीछे जो बेसिक वजह जरा पहले वो तो बताएं कि ये जो रेट्स कम हुए हैं ये क्या जो एक सियासी इस्तेहकाम आया उससे मुआशी इस्तेहकाम आया है, और ये जो पाबंदियां हटी हैं, इंपोर्ट्स खुली हैं, उसकी वजह से रेट्स कम हुए हैं? नहीं, देखें, इंपोर्ट में भी रेट वहाँ से पीछे कम हुए हैं तो यहाँ भी कम होंगे। अच्छा, आलमी मंडियों में रेट कम हुए हैं तो यहाँ पर भी कम हुए, तो शुक्र है अल्लाह का कि वहाँ अगर कम हुए तो यहाँ भी कम कर दिए, वरना नहीं होते। अब मुझे ये बताएगा कि अब चावलों में भी करेक्शन आई है। आप देख लें, मैंने आपको इसी टीवी प्रोग्राम में बोल टीवी पे ही था कि मैंने यूटिलिटी स्टोर का कहा था कि 500 रुपये किलो बिक रहा है चावल, और देखें आप ये 300 रुपये हो गया है, ये 330 रुपये कर्नल बासमती। आप लेके दिखा दें, नहीं मिलता। आप कोई भी चीज आइटम दिखा दें, मैं चैलेंज करता हूं कमिश्नर साहब को, खुला चैलेंज है मुझे। नहीं, लेकिन मकसद रऊफ साहब इसका ये है कि इसका हल क्या है? देखें, दुकानें अगर होलसेलर्स बंद करेंगे वो नुकसान अपना करेंगे, उनका कारोबार बंद हो जाएगा। होलसेल की तो बात ही नहीं है। ये जितने भी दुकान पे जोड़िया बाजार में बैठे हुए इन्होंने दुकानें क्यों बंद की हैं एहतजाजन? देखें, वो अलग एहतजाज था कि रेट बहुत कम कर दिए थे, जो सलीम राजपूत साहब ने किया था वो रेट बहुत कम कर दिए थे, और जब आटे के ऊपर जब करेक्शन की होलसेलर ने 123 के 15 किए, उस पे ऊपर चालान पटा। वो कभी चालान होता है, कभी कम बेचने पे चालान होता है। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हर दुकान पर जाकर रेट लिस्ट चेक करके तो जनाब फाइन किया जाए। मुमकिन ये है कि जनाब एक खौफ हो कि भाई छापा पड़ सकता है, तो लिहाजा मैं सही चलूं जब थोड़ा सा क्रैकडाउन होगा। अब मुझे बताएं इस मसले का हल क्या है? इसके मसले का हल यही है, आप बड़ों पे हाथ डालें, आप रिटेल पे बड़ों पे हाथ डालें। डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जिनके नाम नहीं लेता, जब बड़े स्टोर हैं उनको भी सील करें। जब वो बड़ों पे हाथ पड़ेगा ना तो छोटे सब सुधर जाएंगे। ऐसे तो आप वो भत्ते चलेंगे और हफ्ता भत्ता चलेगा, रिटेल पे चलता रहेगा कारोबार। अभी आपने राब्ता किया कमिश्नर साहब से? अभी तो मैंने बात की थी पहले। क्या कहते हैं? वो कहते हैं बस वो सॉफ्ट बात करते हैं। नहीं, वो है ही सॉफ्ट से इंसान वैसे। देखिए, आप सॉफ्ट बात करने से वो नहीं जाता है,
इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। सॉफ्ट से नहीं होगा, जोश से होगा। उन्होंने बोला है कि सॉफ्ट जरूर, जोश बहुत है, तो मैंने कमेटियां बना दी हैं जो कि ये रेट लिस्टें चेक किया करेंगी और हम रेट लिस्टों पर ही अमल दरामद कराएंगे। डीसी देखेंगे, कमिश्नर साहब ने बोला कि नीचे जो हमारा स्टाफ है वो बिल्कुल मुतहर्रिक है। देखें, एक तो मेरी बात आप फोकस कर लें कि ये 15-20 करोड़ रुपए डेली नुकसान होगा जो पब्लिक की जेब से कटेगा। ये फ्लोर मिल मालकान को भी सोचना चाहिए कि ये रेट अभी 80 रुपये तो वहाँ हैदराबाद से यहाँ आ रहे हैं आटा, और ये 93 में 13 रुपये कमी हो गई है। और ये जो अपने क्या नाम है उसका फाइन आटा, वो 100 रुपये 120 रुपये 20 रुपये किलो कम हो चुका है। तो इसको अभी रिवाइज़ करें, ऑफ़र रिवाइज़ करें। बड़े रिटेलर्स पे हाथ कौन डालेगा? नहीं, ये तो रिवाइज़ कर लें होलसेल पे, और ये चीनी पे भी आप इम्प्लीमेंट करा नहीं सकेंगे। चीनी पे 137 रुपये रेट लिखे ये नहीं करा सकेंगे तो कैसे मुमकिन है फिर कराना? अरे यार, इसको करा सकते हैं, हम करा सकते हैं। कैसे? देखें, आप बड़ों पे हाथ डालें। मैं यही आपसे पूछ रही हूँ, बड़ों पर हाथ कौन डालेगा? ये बात आपने कही तो ये तो नहीं हो सकता, बड़ों पे हाथ डालेगा। ये तो मासूमाना बात आप कर रहे हैं कि जी बड़ों पे तो नहीं हाथ डाला जा सकता। ये तो वही बात हो गई कि हम मनशियात पे क्रैकडाउन की बात करते हैं तो हमें जनाब थानेदारी बोलते हैं जी बड़े मजबूत हैं, इन पे हाथ नहीं डाला जा सकता। देखें, अगर हमें पावर दे दें ना कमिश्नर साहब जी, कि कुछ पावर दे दें। अच्छा, कि होलसेल, कितनी पावर चाहिए आपको? 2 दिन की पावर दें। अच्छा, 2 दिन की पावर दें, रोटी पे भी अमल हो जाएगा। कैसे? और मुझे हिकमत अमली बताए ना आप। हिकमत अमली देखें, आप आटे के साथ इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये साबित करके दूंगा कि 4 रुपये रोटी बचेंगे, ये आपको साबित करके दूंगा। ये बहस मुबाहिसा होना चाहिए, ये कोई स्टेक होल्डरों को शामिल करना चाहिए, नान भाइयों को भी शामिल करना चाहिए, और अभी आटे वालों को भी शामिल करें। ये रिवाइज क्यों नहीं हो रही? रिवाइज नहीं होगी। क्यों? ये आज तो रिलीज हुई है। नहीं तो आप खुद कह रहे हैं ना कि और कम हो सकती है, इसको रिवाइज करें। चीनी की भी रिवाइज करें। चीनी की भी आपको कहता हूँ कि ये 140 रुपये में चीनी लिखते हैं ना, 155 रुपये 50 रुपये से कम नहीं बिक रही। नहीं तो ये रिवाइज भी नहीं करना, बड़े रिटेलर्स पे हाथ भी नहीं डाला जा सकता, तो नहीं ये डाल सकते हैं। अब हमें देना कुछ पावर, हम डाल लेंगे। हमें गोली मार दे, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें इस पे अवाम के लिए सोचना है। डायरेक्ट कंज्यूमर तो रिटेलर है। आप गोली खाने से नहीं डरते? मे भी कोई और डरता हो। हैं? आप वो डरते हैं। देखो, अब वो माहौल तो है नहीं। अभी साफ बोलना चाहिए कि हमें जो है ना अपने आप को सुधरना पड़ेगा। अब मैं बेईमान हूँ तो मेरे से कोई हल नहीं निकलेगा। अब हम ईमानदारी से काम करेंगे तो उस तमाम डीसी शामिल करना चाहिए, और तमाम ये डायरेक्ट कंज्यूमर जो रिटेलर है उसका इफेक्ट को देखना पड़ेगा और सील कर दिया जाए, यानी उसको खुलना नहीं चाहिए। यहाँ पर तो सूरत हाल ये होती है रऊफ साहब के आटा सस्ता हो जाता है, चीनी सस्ती हो जाती है, लेकिन बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स में चूंकि वो पहले से पड़ा होता है और लिस्ट आ जाती है, वो उसी रेट पर बिकेगा जिस पे उन्होंने खरीद के रखा होगा। उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, लोग खरीदेंगे। तो मसला सारा इस फिर हल इसका मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आटा चावल कितने का होना चाहिए? ये आपको रेट दिए ना। नहीं, इससे भी आप कह रहे हैं ना कम होना चाहिए। 80 रुपए किलो आपने बताया आटा, और चावल तो ये है रेट, ये 375 थे, अभी 330 हैं, 40 रुपए किलो कम हुए हैं। और कितने कम होने चाहिए? अभी और मजीद कम होंगे। हाँ। तो अवाम फिर सब्र करें या क्या करें? सब्र करें, यानी वो पैनिक सिचुएशन ना ले कि ये सस्ता हो गया है और सस्ता हो जाएगा, ऐसा ना करें और काम को चलने दें। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि अभी जिस तरह ये सारे मसाइल जिस पे आप लोग बात कर रहे हैं, आप नकवी साहब के पास गए? कब आपकी लास्ट मीटिंग हुई है? मैं तो फर्स्ट टाइम गया था, एक ही दफ़ा गया हूँ। अच्छा। जब उन्होंने कहा, मुझे बुलाया, तो मैंने कहा मैं इस रेट में शामिल नहीं हूँ, मैं अपनी लिस्ट दे दूँगा। लिस्ट तो आवेज़ आपने करनी है, इसको फिक्स का आपने करना है। हमारी कौन सुनता है? हमारी तो कोई नहीं सुनता। अच्छा। तो आप ही लिस्ट जारी कर दें। जब वो लिस्ट जारी करते हैं आप लोग अमल दरामद नहीं करते हैं। ये हमने अमल कराना है, ये कराना है। हाँ। जब ज्यादा पैसे कम होते हैं तो आप लोग गाड़ियों के आगे लेट जाते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमारा नुकसान है। ये कम पे थोड़ी नुकसान हुआ है, कम पे गाड़ी थोड़ी नुकसान हुआ है।
आप 123 रुपए का आटा 115 रुपए में बेचना, उसका चालान नहीं फट सकता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस पर चालान नहीं कर सकता, तो फिर ये ज्यादती क्यों होती है? फिर जो चालान करता है उस पर शोर ताजर करते हैं कि जी हमारा वाला चालान काट अब दिया। आप खुला बोल रहे हैं, हम खुला बोल रहे हैं, खुला मैं तो बोले। तो मुझे आप बताएं, ये सलीम राजपूत साहब थे, जब उनको बोला गया कि ये 92 रुपये तक आटा आ गया है, आप इसको इम्प्लीमेंट कराएं, आप इसकी रिवाइज ऑफर करें, रिवाइज इसकी लिस्ट निकालें। आपने करोड़ों रुपए नुकसान करा दिया 1.5 महीने के अंदर, तो आप कितने 100 करोड़ रुपए नुकसान हुआ, कितने अरब का नुकसान हुआ? ये पब्लिक का जेब से गया है। होए बस इसमें अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि काम जो है ना सर वो होता है मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ, कि आप लोगों की भी नेक नियति शामिल हो और वो भी साथ उस तरीके से आपके ताबन, तो मिलकर इम्प्लीमेंटेशन भी कराई जाए, चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए, ना ताजरों को परेशानी हो। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है कि जब सब एक कमरे में मिलकर बैठेंगे, फैसले मिलकर किए जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी होगा और उस पर चेक एंड बैलेंस। प्राइस कंट्रोल वाले कहाँ हैं? ये कोई भी इदारे काम कर रहे हैं? मुझे आप बता दें 50 तो असिस्टेंट आखिरी बार प्राइस कंट्रोल वाले कब देखे हैं आपने सड़कों पर? जो आके चेक करते हैं, नहीं उनके टीम मेंबर्स जो आके रेट लिस्टें चेक करते हैं, कब देखे थे आपने? वो तो यूं घूमते हैं बस नोट बनाने के लिए। नहीं मैं ये वाले नहीं पूछ रही, हाँ। जो पैसे ना ले और आके वाकई नेक नियत से चेक करके जाए, वो तो नहीं होता, वो तो नहीं होता। यही तो अलमिया है, ये तो मसला है। तो ये तो देखो अपना ज़मीर से फैसला करना पड़ेगा। यहाँ तो ज़मीर बस अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ईमानदारी से बात करेंगे और हक बात करेंगे। वैसे बड़ी बेरहम ये सिस्टम बड़ा बेरहम है। ज़ाहिर है अवाम से पैसे खींचे जाते हैं, पता होता है कि जी प्रॉफिट अगर इतने का हो रहा है तो जो चेक करने आया उसको 500 डेली का दो, उसको चुप करा दो, हाँ। और बस हमारा सिस्टम जिस तरह चल रहा है वो चलता रहे। बड़ा ये आपको रिटेल पे ही मिलेगा, आपको ये सारा निज़ाम रिटेल पे मिलेगा। ये पट्टी है नहीं बहादुराबाद की है, ये पट्टी ये तारिक रोड की है, ये पट्टी यहाँ की है डिफेंस की, इसके इतने महीने हैं, इतना हफ्ता है, इतना रोजाना का है। कमिश्नर साहब अगर आपने ये कंट्रोल करा लिया ना, या इस सिस्टम को ख़त्म करा दिया, ये जो पट्टियों वाला सिस्टम है, तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। लेकिन थोड़ी सख्ती करना पड़ेगी, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। मैं राउत साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगी और उम्मीद यही करती हूँ कि जो ये रेट लिस्टें, अल्लाह करे कि इस पर अमल दरामद हो। आटा 93 रुपये का फ़िलहाल लिखा हुआ, अल्लाह करे कि आगे 80 रुपये किलो भी मिले। ये रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए, इनका हक है। हम कहते हैं 80 रुपये तो अभी हो गया है, अब हो गया है 93 रुपये इस पर लिखा हुआ है ना, तो 93 रुपये हो गया, 93 रुपये लिखा हुआ है, 80 रुपये हो गया है। चले जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 120 के 112 रुपये हुए हैं, अभी 90 रुपये होंगे इसके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी रिलीफ आहिस्ता आहिस्ता आटा बेसिक खुराक है, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हुआ और आगे चल के और ये कीमत कम होनी चाहिए। गंदम तो एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरा ख्याल है कि गरीब की खुराक है, सस्ती मिलनी चाहिए। आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।